Hello guys, welcome back. Welcome back to Legal Lens. I am Priyal and हम अपनी अगली क्लास की तरफ बढ़ते हैं आज विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम क्योंकि अब टाइम वेस्ट करने का टाइम ही नहीं बच रहा है हमारे पास है ना। फटाफट फटाफट हमें सब कुछ कंप्लीट करना है। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक फॉर टुडे। हम अभी लॉ पढ़ने वाले। ओके, वी आर गोइंग टू स्टडी लॉ राइट नाउ एंड ये है केस लॉ। बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी लॉ का पहला केस लॉ है, ये पहला केस लॉ है एंड ये आपको हमेशा याद रहेगा। हमेशा याद रहेगा, मतलब दिस इज लाइक लैंडमार्क केस ऑफ कंपनी लॉ। ठीक है, कंपनी लॉ का लैंडमार्क केस है ये। सैलमन वर्सेस सैलमन। ये आप कभी नहीं भूल सकते, कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि सबसे पहली चीज आपको कंपनी की यही सिखाई जाती है कि वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, सेपरेट लीगल पर्सनालिटी है ना। एंड ये चीज आई कहाँ से, ये चीज को किसने बताया? ठीक है, कौन से केस में ये चीज बताई गई कि कंपनी और कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है, दे आर नॉट वन पर्सन, दे आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, दे आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। यही लैंडमार्क केस जो है सैलमन वर्सेस सैलमन का, इसमें ये चीज को, इस चीज को बताया गया था, इस चीज को हेल्ड किया गया था कि कंपनी की कॉर्पोरेट लीगल पर्सनालिटी होती है। ओके, कंपनी की कॉर्पोरेट लीगल पर्सनालिटी होती है। ओके, सो दिस इज अ वन ऑफ वन लैंडमार्क केस इन कंपनी लॉ, है ना। जिसने भी कंपनी लॉ पढ़ा है उसने केस लॉ पढ़ा है सबसे पहले, सबसे पहले। एंड आपकी लाइफ का भी सबसे पहला केस लॉ कंपनी लॉ का यही रहेगा, सेलमन वर्सेस सेलमन। ठीक है, सो यस लेट्स स्टार्ट। बट बिफोर स्टार्टिंग एक स्टोरी सुनते हैं पहले, एक स्टोरी सुनते हैं। हर केस लॉ को पढ़ने का तरीका यही है कि आप उसको एक एज अ स्टोरी पढ़ो, एज अ स्टोरी पढ़ो कि उसमें क्या क्या हुआ था। ठीक है, कैसे कैसे क्या चीजें हुई थी, है ना, फैक्ट्स क्या थे केस के, क्या क्या चीजें हुई थी। उसके बाद कौन कहाँ पे केस करने के लिए गया, कोर्ट ने क्या क्या दलीलें सुनी, है ना। एंड फिर कोर्ट ने क्या अपना डिसीजन दिया, क्या ऑर्डर दिया। ठीक है, दिस इज हाउ यू शुड understand case laws. This is how you need to read case laws. Okay. So, first of all, let us understand कि स्टोरी थी क्या, ऐसा क्या हुआ था इस केस में, ऐसा क्या हुआ था इस केस में। लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट। ओके, हम आ गए हमारे केस लॉ पे, विच इज सेलमन वर्सेस सेलमन लिमिटेड। ठीक है, ये हमारा केस लॉ है। ओके, ये हमारा केस लॉ है। तो हुआ क्या था, हुआ क्या था कि एक आदमी है जिसका नाम है एरन सेलमन। ठीक है, वो क्या करता था, वो बिजनेसमैन था, वो बिजनेस करता था शूज का एंड बूट्स का। ठीक है, शूज और बूट्स का बिजनेस करता था। काफी अच्छा बिजनेस था, काफी प्रॉफिटेबल बिजनेस था उसका। एंड काफी बिजनेस ग्रो होने लगा। ठीक है, इवेंचुअली बिजनेस ग्रो होने लगा। ओके, तो सेलोमन ने क्या किया, पहले तो उसका बिजनेस वो खुद सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह चला रहा था। पहले वो सोल प्रोप्राइटर था, अकेले वो बिजनेस चला रहा था। फिर उसने क्या कि जैसे जैसे बिजनेस एक्सपेंड होने लगा, ग्रो होने लगा, उसने क्या किया, इस सोल प्रोप्राइटरशिप को कन्वर्ट करने की कोशिश करी। किसमें? कोशिश क्या, कन्वर्ट ही कर दिया उसने, किसमें? कंपनी में। एक कंपनी में उसने कन्वर्ट कर दिया अपने बिजनेस को। ठीक है, अपने सोल प्रोप्राइटरशिप को उसको कन्वर्ट कर लिया उसने कंपनी में। कंपनी का क्या नाम, क्या रखा? सेलमोन एंड कंपनी लिमिटेड। अब कंपनी अकेला एक इंसान तो ऐसे स्टार्ट नहीं कर सकता, उसको कुछ मेंबर्स भी चाहिए कंपनी में, है ना, उसको कुछ मेंबर्स भी चाहिए कंपनी में। तो उसने क्या किया, उसने अपने शेयर्स बांट दिए कंपनी में। ठीक है, ठीक है, उसने अपने कंपनी में शेयर्स बांट दिए।
किस किस को बांट दिए? एक तो उसने बांट दिया अपनी बीवी को, ठीक है, अपनी वाइफ को दे दिया। एक उसने अपनी डॉटर को दे दिया, छोटी, है ना। उसने अपने छोटे बच्चों को दे दिया, दो चार, चार लड़के थे उसके, उसको दे दिया, ठीक है। वाइफ, डॉटर और चार सन्स थे उसके, ठीक है। तो उसने दे दिया। और खुद भी तो शेयर होल्डर था ना, खुद भी तो एलन शेयर होल्डर ही था वहां का, सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड का। तो उसने खुद को भी शेयर्स दे दिए, शेयर्स के साथ साथ डिबेंचर्स भी दिए उसने, खुद को शेयर्स भी दिए और डिबेंचर्स भी दिए। डू यू नो व्हाट इज डिबेंचर्स? डू यू नो व्हाट इज डिबेंचर्स? जैसे कि आप किसी के शेयर, किसी भी कंपनी का शेयर लेते हो, तो आप उसके कैपिटल के हिस्सेदार बन जाते हो। क्या बन जाते हो? कैपिटल के हिस्सेदार। उसको बोलते हैं इक्विटी कैपिटल या प्रेफरेंस कैपिटल, जो कि शेयर कैपिटल होती है। ओके, शेयर कैपिटल मतलब आप उसकी ओनरशिप के हिस्सेदार बन गए, उसकी ओनरशिप के हिस्सेदार बन गए। डिबेंचर्स को मान के चलो जैसे कि लोन होता है, ठीक है। डिबेंचर्स क्या होता है? कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है, मैं डिबेंचर खरीदा, मैं कंपनी की ओनर नहीं हूँ, मैं कंपनी की ओनर नहीं हूँ, मैं कंपनी की हो गई क्रेडिटर, मतलब कि वो मुझको पैसा लौटाएगा। मैं सिर्फ उसको पैसा किस लिए दिया है? मैंने पैसा सिर्फ उसको इसलिए दिया है कि वो कंपनी में काम कर सके, मेरे को ना उसमें ओनरशिप में हिस्सेदारी मिलेगी, ना डिसीजन मेकिंग में हिस्सेदारी मिलेगी, ठीक है। मुझे उसके शेयर्स नहीं मिल रहे, मुझे उसके डिबेंचर्स मिल रहे। डिबेंचर्स का मतलब होता है एक तरीके का क्रेडिट, क्रेडिट होता है, ठीक है। कि कंपनी को पैसा चाहिए बिजनेस चलाने के लिए, तो उसने डिबेंचर्स बांट दिए। अब कंपनी में हिस्सेदारी तो मिलेगी नहीं डिबेंचर होल्डर को, उनको सिर्फ क्या मिलता है? जब पैसा मिलता है उसके साथ इंटरेस्ट भी मिलता है हर साल, एक फिक्स्ड अमाउंट का इंटरेस्ट भी मिलता है। तो डिबेंचर्स क्या हो जाते हैं? एक तरीके के सिक्योर्ड क्रेडिटर हो जाते हैं, एक तरीके के सिक्योर क्रेडिटर्स हो जाते हैं। और जो ये सब लोग थे, इनको वन शेयर ईच दे दिया इसने, इन सबको अपने ही फैमिली मेंबर्स को इसने वन शेयर ईच दे दिया कंपनी का, ठीक है। एंड एरन खुद वहां का एंटायर शेयर कैपिटल होल्ड कर रहा है, ठीक है, ऑलमोस्ट एंटायर, ठीक है। तो वहां का वो सिक्योर क्रेडिटर भी हो गया, ऑलमोस्ट एंटायर शेयर कैपिटल का शेयर होल्डर भी हो गया, ठीक है। एंड उसने हर एक शेयर दे दिया अपने पूरे, अपने फैमिली को, ठीक है। उसके जो फैमिली में छह लोग थे, चार, हाँ छह लोग थे, उनको एक एक उसने शेयर दे दिया, ठीक है, एक एक उसने शेयर दे दिया। ओके, ये भी हो गया, ठीक है। ऐसा कर दिया, ठीक है, ये तो नॉर्मल है, ऐसा होता ही है, ऐसा किया जा सकता है। उसने अपनी प्रोप्राइटरशिप को कंपनी में बदला, सबको शेयर्स दे दिए, खुद भी शेयर होल्डर बन गया, एंड खुद ने डिबेंचर्स भी ले लिया, कर सकता है, ठीक है। ओके, ऐसा उसने कर लिया। नाउ अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? कंपनी को ये सब हुआ, कंपनी से पैसा वैसा दिया, ठीक है। अब उसने अपने बिजनेस को कन्वर्ट किया, सेल कर दिया कंपनी को, क्योंकि कंपनी भी एक आर्टिफिशियल पर्सन बन चुकी है। कंपनी भी एक आर्टिफिशियल पर्सन बन चुकी है अब, है ना। तो उसने अपना बिजनेस कंपनी को सेल कर दिया है ना, अपना बिजनेस कंपनी को सेल कर दिया। अब कंपनी वो बिजनेस रन करेगी, कंपनी वो बिजनेस रन करेगी, ठीक है। अभी तक तो प्रॉफिट्स हो रहे थे, अभी तक तो ये खुश था, अभी तक एडन खुश था, बहुत खुश था, किंग टाइप का फील कर रहा था, ठीक है, किंग टाइप का फील कर रहा था कि भाई मेरा तो बहुत अच्छा बिजनेस चल गया, मैं तो कंपनी खोल लिया। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर एक दिन आया जब एरन रोने लगा, रोने लगा, अरे फूट फूट के रोने लगा, ठीक है। ऐसे इसके आंसू ऐसे गिर रहे हैं, फूट फूट के रोने लगा एरन। क्यों? उसकी कंपनी, जिस कंपनी में उसने शेयर डाले हैं, जो उसकी कंपनी है ना, सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड, जो ये कंपनी है इसकी, इसको होने लग गए लॉसेस, लॉसेस होने लगे, सफरिंग फ्रॉम लॉसेस। क्या क्या हुआ उसकी? उसकी सेल्स ड्रॉप हो गई, सेल्स गिर गई, है ना। और उसके जो लॉस थे, डेट थे, जो डेट उसको देना था वो इंक्रीज होने लग गए, डेट इंक्रीज होने लग गए बेचारे के, बिल्कुल ऑलमोस्ट बैंकरप्टी, बैंकरप्सी पे आ गए, कंपनी बिकेम बैंक।
जब कंपनी बैंकरप्सी में जाती है, जब कंपनी बैंकरप्ट होती है, तब क्या होता है कि डिबेंचर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, ये सब मिलके क्या करते हैं, एक बंदे को असाइन करते हैं जो लिक्विडेशन करवाता है, उसको बोलते हैं लिक्विडेटर। ठीक है, एक किसी को असाइन करते हैं इम्पार्शियल व्यक्ति को, वो लिक्विडेशन करवाता है। ठीक है, लिक्विडेशन करवाता है। लिक्विडेशन का क्या मतलब होता है, कंपनी के जितने एसेट्स होंगे उसको सेल कर देगा, एंड जितनी लायबिलिटीज होंगी उसको पे कर देगा। ठीक है, कंपनी के सारे एसेट्स को सेल करेगा और लायबिलिटीज को पे करेगा। ये होता है बैंकरप्सी में। ये होता है बैंकरप्सी में। ओके, ऐसा हो जाता है बैंकरप्सी में। तो अब क्या हुआ, कंपनी अब बैंकरप्सी में पहुंच गई। अब प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम ये हो गई, कंपनी की प्रॉब्लम क्या हो गई कि कंपनी के पास इनफ फंड्स थे ही नहीं, डिड नॉट हैड इनफ फंड्स टू पे ऑल द क्रेडिटर्स। ठीक है, कंपनी के पास इनफ फंड्स ही नहीं थे कि वो सारे क्रेडिटर्स को पे कर सके। उसके पास इतना पैसा ही नहीं था, है ना। मान लो कि उसके पास 8,000 के एसेट्स थे और उसकी उसके क्रेडिटर्स थे 10,000 के, तो 2,000 के क्रेडिटर्स को तो पे ही नहीं कर पा रहा, पे ही नहीं कर पा रहा। ठीक है, नहीं पे कर सकता, क्या करें इस चीज में। और हमने एक चीज अभी पढ़ी थी, क्या पढ़ा था, कि कंपनी में शेयर होल्डर्स की लिमिटेड लाइबिलिटी रहती है। जितना शेयर उनके पास रहता है, उतनी ही लाइबिलिटी उनकी कंपनी में रहती है। जितना शेयर उनके पास रहता है, उतनी ही लायबिलिटी उनकी कंपनी में रहती है। ठीक है, ओके, ये भी हमको समझ में आ गया। अब उनके पास पैसा नहीं पे करने का। सेकेंडली क्या हुआ कि जो सैलमन था, जो एरन था, एरन, ठीक है, हम भी उससे एरन को ही बोल रहे हैं। उसका सरनेम सैलमन ही है ना, इसलिए केस का नाम क्या है, सैलमन वर्सेस सैलमन। ठीक है, जो एरन था वो क्या था, डिबेंचर होल्डर भी था, डिबेंचर होल्डर भी था, डिबेंचर होल्डर भी था। तो क्या हुआ कि उसके पास क्या राइट है, डिबेंचर होल्डर्स के पास क्या राइट रहता है, दे हैव द राइट टू गेट पेड बिफोर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। दे हैव द राइट टू गेट पेड बिफोर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। जब आप लिक्विडेशन पढ़ते हो ना, तो उसमें एक एक रूल है, एक रूल होता है कि आप कैसे पे ऑफ करोगे लाइबिलिटीज को, कैसे वे में पे ऑफ करोगे लाइबिलिटीज को, पहले किसको करोगे, सेकेंडली किसको करोगे, थर्ड किसको करोगे। तो उसमें सबसे पहले आ जाता है डिबेंचर होल्डर्स का नाम। जो सिक्योर क्रेडिटर्स रहते हैं वो हमेशा पहले पे हो जाते हैं, उसके बाद अनसिक्योर क्रेडिटर्स का नाम आता है। क्यों, दे आर सिक्योर्ड विद एन एसेट। डिबेंचर होल्डर्स आर सिक्योर्ड बिकॉज उनको डिबेंचर मिले हुए हैं, उनको डिबेंचर रिसीट मिली हुई है। दे आर द डिबेंचर होल्डर्स। डिबेंचर होल्डर्स एक तरीके से सिक्योर क्रेडिटर्स होते हैं। यहाँ मैंने आपको बताया था ना कि डिबेंचर होल्डर क्या होते हैं, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स होते हैं। ओके, तो दे हैव द राइट टू गेट पेड बिफोर द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ठीक है, उनको अनसिक्योर क्रेडिटर्स के पहले पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, जो अनसिक्योर क्रेडिटर्स थे ना कंपनी के, उनको आ गया गुस्सा। गुस्सा, दे गॉट एंग्री, दे गॉट एंग्री, बिल्कुल ऐसे पागल से हो गए। ये कौन सी बात है कि सबसे पहले जो ओनर है उसको पैसा मिलेगा, जो ओनर है उसको पैसा मिलेगा, ओनर डिबेंचर होल्डर है, तो क्या उसको पैसा मिलेगा फिर हमें पैसा मिलेगा, ये कौन सी बात होती है। तो उनको बहुत गुस्सा आया, दे बिकेम एंग्री, एंड फिर वो चले गए, दे वेंट टू कोर्ट। ठीक है, उनको आ गया गुस्सा कि ये तो गलती हो जा रहा है हमारे साथ, है ओनर को पैसा मिल रहा है और हम क्रेडिटर्स होके हमको पैसा नहीं मिल रहा है, उसको क्यों पैसा मिल रहा है। तो वो गए कोर्ट में, उन्होंने दो चीजें बोली। उन्होंने क्या बोला, ठीक है, उनने ये बोला कि पहली बात तो जो सैलमन है, ही होल्ड्स एंटायर शेयर कैपिटल, ठीक है, ऑफ द कंपनी, सो ही इज लायबल
to pay the dues, ठीक है, he is liable to pay the dues from his personal property. ये बोला गया। ठीक है, सैलमन जो है वो खुद सारा शेयर कैपिटल होल्ड करके बैठा हुआ है, मतलब वही ओनर हुआ। ठीक है, उसने शेयर कैपिटल होल्ड किया है तो कंपनी में काम भी वही कर रहा है, ओनर भी वही है, तो वो लायबल है टू पे द ड्यूज फ्रॉम हिज पर्सनल प्रॉपर्टी। उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी से लेके वो हमारे ड्यूज पे करेगा। एंड क्या क्या सेकेंड न्यूज ने क्या बोला था, सेकेंड न्यूज ने क्या बोला था, सेकेंडली इन लोगों ने बोला कि इवन दो he has debentures, he still holds entire shares of the company, hence he is the owner of the company। ठीक है, ये उनने बोला कोर्ट में जाके, इन्होंने ये बात बोली कोर्ट में जाके। ठीक है, इनको बहुत गुस्सा आ गया, इन्होंने बोला ये तो गलत बात हो रही है हमारे साथ, ये ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। फिर क्या हुआ, जब कोर्ट में गए, ठीक है, कोर्ट में गए, जो ट्रायल कोर्ट था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था, ट्रायल कोर्ट नाम रहे थे उनका, जो ट्रायल कोर्ट था उनने तो बोला, उनने अग्री किया, किससे, दे अग्री विथ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, दे अग्रीड विथ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, उनने अग्री किया कि हाँ यार सिक्योर क्रेडिटर्स की बात तो सही है। एंड दे सेड दैट यस, यस सेलमन इज द ओनर एंड इज लायबल टू पे। ओके, स्टोरी समझ में आ रही है, स्टोरी समझ में आ रही है कि ट्रायल कोर्ट में जब गए ना, तो ट्रायल कोर्ट ने भी अग्री किया कि हाँ ये बात तो सही है कि सिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो है, जो अग्रीड विद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, सॉरी सॉरी सॉरी, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ठीक है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ने अग्री किया कि बात तो इनकी सही है। ठीक है, इनको पैसा मिलना चाहिए, पहले ओनर को पैसा कैसे मिलेगा सबसे पहले। और ने ये भी अग्री किया कि सेलेमन जो है वो ओनर है, वो एंटायर शेयर कैपिटल होल्ड करता है पूरी कंपनी का, तो वो ओनर ही हुआ एक तरीके से। एंड ही इज लायबल टू पे द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ठीक है, ही इज लायबल टू पे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अब ये बात पहुंची, कहाँ पहुंची, ये बात पहुंची हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स कौन है, ये इंग्लैंड में जो सुप्रीम कोर्ट होता है, दैट इज कॉल्ड हाउस ऑफ लॉर्ड्स। जो इंग्लैंड का सुप्रीम कोर्ट है, जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट नाम है ना, तो जो इंग्लैंड का सुप्रीम कोर्ट है उनको बोलते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स। एंड ये केस कहाँ का है, ये केस इंग्लैंड का है। ओके, ये केस इंग्लैंड का है। हम्म, तो ये हमारा हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ठीक है, हम्म, जब हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बात पहुंची, तो दे सेड कि पहली बात तो उसने लीगली इनकॉर्पोरेट करी है कंपनी। ठीक है, सेकेंडली उसने अपना बिजनेस सेल किया है टू द कंपनी। ठीक है, थर्डली कंपनी बीइंग अ बॉडी कॉर्पोरेट has a distinct personality and has separate legal entity। ठीक है,
बातें समझ में आ रही है? ये सब अभी तक हम पढ़े हुए हैं, ये सब हम अभी तक पढ़े हुए हैं, इसलिए ये समझ में आना चाहिए कि क्या बोल रहा है वो। फिर उनने और क्या बोला? उनने ये बोला कि अ पर्सन कैन बी अ मेंबर, शेयर होल्डर और अ क्रेडिटर ऑफ अ कंपनी एट द सेम टाइम। क्या बोल दिया इनने? इतनी बड़ी बात बोल दी। क्या बोला कि एक पर्सन इंडिविजुअली उसका शेयर होल्डर भी हो सकता है कंपनी का, मेंबर भी हो सकता है, क्रेडिटर भी हो सकता है, डायरेक्टर भी हो सकता है। सब हो सकता है एट द सेम टाइम। अगर कोई डायरेक्टर है कंपनी का तो वो क्रेडिटर भी हो सकता है उसी टाइम पे। ठीक है। अगर कोई शेयर होल्डर है कंपनी का वो क्रेडिटर हो सकता है उसी टाइम पे। शेयर होल्डर डायरेक्टर भी हो सकता है किसी टाइम पे। ठीक है। चाहो तो चारों भी हो सकता है वो एक टाइम पे। ठीक है। सो एट द सेम टाइम वो कंपनी का सब कुछ हो सकता है। ठीक है। कंपनी का सब हो सकता है। दे डोंट हैव टू बी स्ट्रेंजर टू ईच अदर। अ मेंबर और शेयर होल्डर डोंट हैव टू बी स्ट्रेंजर टू ईच अदर। दे बोथ कैन बी द सेम पर्सन। दे बोथ कैन बी द सेम पर्सन। तो ये सब किसने हेल्ड किया? हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने। और उनने बोला कि हेंस इवन दो एरन होल्ड्स द एंटायर शेयर कैपिटल, he still has limited liability. Okay, he still has limited liability because of all these things. बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट है, डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास सारा शेयर कैपिटल क्यों ना हो। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक इंसान पूरा एंटायर शेयर कैपिटल होल्ड करता है कि नहीं। एंड इससे कंसेप्ट आया द वन मैन कंपनी। द वन मैन कंपनी का कंसेप्ट आया, जिसको हम ओपीसी बोलते हैं, वन पर्सन कंपनी बोलते हैं आज की डेट में। तो ये तो वन मैन कंपनी का कंसेप्ट वहीं से आया हुआ है। ठीक है। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने ट्रायल कोर्ट की बात को पूरा नजरअंदाज किया, पूरा हटा दिया कि ये तो गलत बात है। कंपनी उसने लीगली इनकॉर्पोरेट करी है, बिजनेस उसने अपना सेल किया है कंपनी को। कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट है, वो डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी है उसकी, सेपरेट लीगल एंटिटी है वो। ठीक है। और एक पर्सन एक ही टाइम पे मेंबर, क्रेडिटर, शेयर होल्डर, एक्टर सब हो सकता है एट द सेम टाइम। दे डोंट हैव टू बी स्ट्रेंजर टू ईच अदर। दे कैन बी द सेम पर्सन ऑल्सो। ठीक है। हैंस जो कंपनी है, हैंस जो एरन है, उसके पास भले ही एंटायर शेयर कैपिटल हो या ना हो, ही स्टिल हैज लिमिटेड लायबिलिटी। ही स्टिल हैज लिमिटेड लायबिलिटी क्योंकि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन चुकी थी। ठीक है। बन चुकी थी। कंपनी का बर्थ हो चुका था इनकॉर्पोरेशन पे। ओके। एंड इसी से कंसेप्ट आया द वन मैन कंपनी का कंसेप्ट। एंड इसी से कंसेप्ट आया सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट। समझ में आया इससे क्या हुआ, क्या हेल्ड किया हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने? डू यू गाइस अंडरस्टैंड नाउ? पूरी कहानी समझ में आई? इस कहानी से हमने बहुत कुछ चीजें समझी हैं। अनसिक्योर क्रेडिटर्स, सिक्योर क्रेडिटर्स, बैंकरप्सी कैसे होती है, लिक्विडेशन कैसे होता है, ये सब हमने इससे समझा है। इस सब हमने इसे समझा है। ओके। नाउ यू गाइस अंडरस्टैंड ये क्या केस लॉ था? बढ़िया केस लॉ था। इसमें यही हेल्ड हुआ था कि उसके पास कोई लायबिलिटी नहीं है। उसके पास कोई लायबिलिटी नहीं है। यहाँ पे दिया भी हुआ है लॉर्डशिप्स, देयर लॉर्डशिप्स ऑब्जर्व्ड। एक सेकंड ना। यहाँ पे लिखा भी हुआ है देयर लॉर्डशिप्स ऑब्जर्व्ड सेलेमन वर्सेस सेलेमन एंड कंपनी लिमिटेड। ठीक है। 1897 का केस था। ओके। तो यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। यहाँ पूरा दिया हुआ है कि उन्होंने क्या बोला था। तो ये एक बार पढ़ना है क्या? इसको हम पढ़ें एक बार। इसको एक बार पढ़ ले कि क्या लिखा हुआ था। चलो इसको एक बार पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ था? लिखा हुआ था कि एरन सोलोमन हैड, फैक्ट्स पहले बता दें कि फैक्ट्स क्या थे केस के।
For some years carried on prosperous business on leather merchant and boot manufacture. मतलब shoes and boots का काम करता था वो. He formed a limited company consisting of himself, his wife, his daughter, and his four sons as shareholders. ठीक है, shareholders की तरह उसने अपने wife, daughter, चार sons और खुद को उसने shares दे दिए कंपनी के. All of whom subscribed for one share each, so that actual cash paid as capital was pound seven pound में बात हो रही है कि हर एक को एक एक शेयर दे दिया गया. ये पैसों का छोड़ दो, पैसों का इतना जरूरी नहीं है, आपको फैक्ट्स पता होना चाहिए क्या क्या हो सकता है. सेलेमन सोल्ड हिज बिजनेस, उसने अपना बिजनेस जो कि सॉल्वेंट था उस टाइम पे, परफेक्टली सॉल्वेंट बिजनेस था, कंपनी को सेल कर दिया फॉर द सम ऑफ 38,782 पाउंड में. ठीक है, द कंपनी की नॉमिनल कैपिटल कितनी थी? 40,000 ऑफ वन शेयर ईच. In part payment for the purchase money, debentures of 10,000 pounds secured by a floating charge on the company's assets were issued to Salomon. मतलब कि कंपनी के एसेट पे चार्ज लगाकर कंपनी के एसेट को सिक्योर करके उन्हें क्या किया? डिबेंचर्स इशू कर दिए थे. डिबेंचर्स इसको बोलते हैं सिक्योर क्रेडिटर्स, है ना? कि कंपनी, जैसे कि मैं अगर कहीं पे लोन लेने जा रही हूँ, मैं अगर कहीं पे लोन लेने जा रही हूँ तो मेरे पास प्रॉपर्टी है, मैंने प्रॉपर्टी दी बैंक लोन के लिए कि मॉर्गेज कर दी एंड उन्होंने मुझे पैसे दे दिया. अब वो पैसा सिक्योर्ड हो गया किससे? मॉर्गेज से. मेरी प्रॉपर्टी से सिक्योर हो चुका है वो पैसा. तो जब भी अगर मैं पैसा नहीं दे पाऊंगी तो मेरी प्रॉपर्टी सेल होकर पैसा मिल जाएगा बैंक वालों को. ठीक है, इसको यही चीज हो गई डिबेंचर्स के साथ कि डिबेंचर्स कंपनी ने इशू की तो कंपनी ने अपनी प्रॉपर्टी जो थी, उसकी खुद की जो प्रॉपर्टी थी, उसको एज अ एसेट, एज अ मॉर्गेज रखा डिबेंचर्स के ऊपर कि डिबेंचर्स हम पे नहीं कर पाए तो ये एसेट सेल होके वो डिबेंचर्स की पेमेंट हो जाएगी. तो कंपनी ने जब पेमेंट किया सेलमन को उसकी बिजनेस के लिए, ठीक है, क्योंकि बिजनेस सेल किया ना, तो कंपनी पेमेंट करेगी सेलमन को. तो कंपनी ने जब पेमेंट किया सेलमन को तो उसे डिबेंचर्स दे दिए थे 10,000 पाउंड के. सेलमन अप्लाइड फॉर एंड रिसीव फॉर एन अलॉटमेंट ऑफ 20,000 पाउंड, 20,000 शेयर्स ऑफ पाउंड वन ईच फुली पेड शेयर्स. ठीक है, फुली पेड शेयर्स 20,000 के सेलमन को मिल गए. उसने अप्लाई भी किया, अलॉटमेंट किया, मतलब सब कुछ उसने बिल्कुल लीगल तरीके से किया हुआ था, वहां पे उसने कोई गलती नहीं की. द रिमेनिंग अमाउंट जो था 8782 पाउंड्स का वॉज पेड टू सेलेमन कैश. बाकी जो कैश में पेमेंट कर दिया किसने? कंपनी ने सेलेमन को. सेलेमन क्या था? मैनेजिंग डायरेक्टर भी था. टू ऑफ हिज सन्स वर अदर डायरेक्टर्स, और उसके दो बेटे भी दूसरे डायरेक्टर्स थे, वो खुद भी मैनेजिंग डायरेक्टर था. अब कंपनी का फेलियर क्या हुआ? द कंपनी सून रैन इनटू डिफिकल्टीज, डिबेंचर होल्डर्स अपॉइंटेड रिसीवर एंड द कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन. ओके, कंपनी में लॉस होने लग गए, डिफिकल्टीज आने लगी, तो वो लिक्विडेशन में चली गई. लिक्विडेशन में चली गई तो डिबेंचर होल्डर्स जो क्रेडिटर्स थे उनने एक रिसीवर जो भी लिक्विडेटर था उसको अपॉइंट किया एंड कंपनी लिक्विडेशन में चली गई. टोटल एसेट्स थे कंपनी के पास 6,050 पाउंड्स के, और लाइबिलिटीज थी 10,000 पाउंड्स की. ठीक है, तो उसमें उसमें तो सिक्योर्ड डिबेंचर से 10,000 पाउंड्स के और 8,000 के अनसिक्योर्ड ट्रेड क्रेडिटर्स थे. इतनी लाइबिलिटीज थी और एसेट्स सिर्फ 6,000 के थे, और पैसे देना था 18,000, है ना, 18,000 पैसा देना था पाउंड्स. अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स क्लेम दैट कंपनी वाज मेयर अलियास और एजेंट फॉर सेलेमन. उनने क्या बोला कि कंपनी सिर्फ एक एजेंट ही थी सेलेमन की, सेलेमन के पास तो पूरा का पूरा शेयर कैपिटल था ना. देयरफॉर दे वर एंटाइटल्ड टू पेमेंट बिफोर डिवेंचर्स. देयरफॉर डिबेंचर्स के पहले पहले उन्हें पेमेंट मिलना चाहिए, वो ये बोल रहे थे. जैसे मैंने आपको तुमको बताया था ना कि क्या हुआ था कि डिबेंचर्स के पहले उन्हें पेमेंट मिला, डिबेंचर्स तो खुद उसके पास ही, शेयर होल्डर के पास ही है. ऐसा. They further pleaded that Salomon, as principal beneficiary, was ultimately responsible for the debts incurred by his agents or trustee on his behalf. उनने क्या बोला कि सेलेमन जो था वो प्रिंसिपल बेनिफिशियरी भी था और वो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल था, क्योंकि वो ही डिसीजन सारे ले रहा है कंपनी में बैठ के. ठीक है, वो उसके पास ही सारे शेयर कैपिटल है, एंटायर शेयर कैपिटल ही वो होल्ड करता है, तो कंपनी उसकी एजेंट ही थी. जो भी वो कर रहा था कंपनी कंपनी एज एन एजेंट और ट्रस्टी उसके बिहाफ पे कर रही थी. अब कोर्ट्स ने क्या बोला? ट्रायल जज और अपीलेट कोर्ट ने बोला कि दे अग्रीड विद क्रेडिटर्स एंड डिक्रीड अगेंस्ट सेलेमन. मतलब सेलेमन की बात तो उन्होंने गलत ही कर दी और बोला कि क्रेडिटर्स जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं. हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने क्या बोला? डिड दिस अग्रीड विद लोअर कोर्ट्स, रेपुडिएटेड ऑल कंटेंशंस, रिवर्स द अपीलेट कोर्ट्स ऑर्डर.
जो भी अपीलेट कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, जो भी उन्होंने बताया, उसको सबको हटा दिया, उसको सबको डिसअग्री कर दिया उससे, ठीक है, लोअर कोर्ट से डिसअग्री कर दिया। फिर हाउस ऑफ लॉर्ड ने क्या बोला? हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने क्या हेल्ड किया? On registration, the company comes into existence and attains maturity on its birth. कि जैसे ही रजिस्ट्रेशन होता है तो कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है ना? And अब वो मैच्योर हो चुकी है एट इट्स बर्थ। ऐसा नहीं कि वो 18 साल की होगी तब जाके मैच्योर होगी कंपनी, नहीं। जैसी कंपनी का बर्थ हुआ वैसे ही वो मैच्योर हो चुकी है, वैसे ही वो एग्जिस्टेंस, लीगल एग्जिस्टेंस में आ चुकी है। There is no period of minority and no interval of incapacity. Incapacity मतलब अगर आप माइनर हो तो आप किसी के साथ डील बिजनेस नहीं कर सकते, है ना? एज अ माइनर नहीं कर सकते, किसी के साथ ट्रेड नहीं कर सकते। बट जब मेजर हो जाते हो, जब आप मेच्योरिटी अटेन कर लेते हो, जब 18 ईयर्स हो जाते हो, देन यू हैव राइट टू डू सो। यू हैव द राइट टू डू सो। ओके, सो कंपनी जैसी उसका बर्थ होता है तभी उसकी मेच्योरिटी हो जाती है। It has its own existence or personality separate and distinct from its members. ठीक है, कि कंपनी के पास खुद का एग्जिस्टेंस है, एक पर्सनालिटी है, विच इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। ठीक है, सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। ओके, पढ़ा है हमने ये। A shareholder cannot be held liable for its acts even though he holds virtually the entire share capital. शेयर होल्डर भले ही पूरा शेयर कैपिटल होल्ड करता हो एक कंपनी का, स्टिल 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 ही इज नॉट लाइबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द कंपनी, क्योंकि एजेंट, वो जो कंपनी है वो एज एन एजेंट काम नहीं कर रही है, कंपनी एक सेपरेट लीगल पर्सन बन चुकी है। ही इज नॉट द एजेंट, ही इज नॉट द ट्रस्टी, कंपनी इज नॉट द ट्रस्टी। The case recognized the legality of what is known as one man company. इस केस में निकला वन मैन कंपनी का कंसेप्ट। ठीक है, सब्सक्राइबर्स डू नॉट हैव टू बी इंडिपेंडेंट और स्ट्रेंजर्स टू वन अनदर। जो भी उस कंपनी में सब्सक्राइब किए हैं, चाहे वो मेंबर हो, क्रेडिटर हो, शेयर होल्डर्स हो, डायरेक्टर्स हो, एम्प्लॉयज हो, वो दे डोंट हैव टू बी strangers to each other। ठीक है, a person can be at the same time a member, creditor and employee of the company as well as directors। वही चीज जो मैं तुमको लास्ट में बताई थी कि एक पर्सन एक कंपनी में मेंबर, डायरेक्टर, क्रेडिटर, ठीक है, शेयर होल्डर, एम्प्लॉय सब हो सकता है एक ही टाइम पे। दे डोंट हैव टू बी स्ट्रेंजर टू ईच अदर। एंड फिर यहाँ पर ये बताया गया है कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने क्या बोला था। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने यही चीजें यहाँ पे एक सम अप करके बता दी गई है। ठीक है, तुमको पढ़ना तुम पढ़ सकते हो, ऐसा कुछ वो नहीं है, यू कैन रीड इट कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने क्या बोला था। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने यही सब बताया था जो मैंने अभी आपको हेल्ड करके यहाँ बताया ना पॉइंट्स में, यही सब इनने यहाँ पे बात करी है। इसको बस एक वो लिख दिया है कि ये चीज वहां पे ऑर्डर की तरह चली गई है ना। तो यहाँ पे थ्री प्रिंसिपल केस एस्टैब्लिश हुए हैं, थ्री प्रिंसिपल्स एस्टैब्लिश हुए हैं बाय द सेलेमन्स केस। क्या क्या? पहला तो सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। अ कंपनी इज अ लीगल पर्सन विच इज सेपरेट and distinct from its members and once validly constituted under the Companies Act. Okay, a one-man company is legally valid. Majority shareholding doesn't make the company an agent of that shareholder. वन मैन कंपनी हो सकती है, भले मेजोरिटी शेयर्स जो है, मेजोरिटी शेयर्स जो है वो शेयर होल्डर एक ही होल्ड करता हो, तब भी वो एजेंट नहीं मानी जाएगी उस शेयर होल्डर की। A person can simultaneously be a member, creditor, employee and director of the same company। ठीक है, पर्सन जो है वो मेंबर, क्रेडिटर, एम्प्लॉय, डायरेक्टर सब बन सकती है सेम कंपनी की एट द सेम टाइम। दे डोंट हैव टू बी स्ट्रेंजर टू ईच अदर। ठीक है, और इंडिविजुअली अलग नहीं हो सकता, अलग के होने की जरूरत नहीं है, वो एक ही इंसान भी हो सकता है। तो ये तीन चीजें सैलमन के केस से हमने समझी। ये तीन चीजें सैलमन के केस से हमने समझी। इज दैट ऑल राइट? इज दैट ऑल राइट विथ यू? इज दैट ओके विथ यू? समझ में आ गया ये चीज? ओके देन। ओके, सो नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट पोर्शन पे जाते हैं जहां हमको एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस कंप्लीट करनी है। यस, एडवांटेजेस और लिमिटेशंस हम कंप्लीट करेंगे तो हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे हमारे 6th पेज तक, जो हमारा टारगेट था आज का कंप्लीट करने का। आराम से हम कंप्लीट करेंगे, बिकॉज advantages are exactly like the features and
कैरेक्टरिस्टिक्स of a company. They're exactly like features and characteristics of a company. Okay. First feature, separate corporate personality. फीचर्स पढ़ा हुआ था, डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है कंपनी के ओनर और कंपनी की, ठीक है, क्योंकि कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट है। लिमिटेड लाइबिलिटी, क्या मुझे पढ़ाने की जरूरत है आपको? क्या मुझे पढ़ाने की जरूरत है आपको? आपको ऑलरेडी पता है, ये हम इतने डिटेल में पढ़ के आ चुके हैं ये ऑलरेडी। लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, प्रिंसिपल एडवांटेज है लिमिटेड लाइबिलिटी का, ठीक है, कि मेंबर जितना कंट्रीब्यूट करेगा, शेयर्स लेगा, मेंबर जितने शेयर्स बाय करता है उतनी ही लाइबिलिटी होती है उसकी कंपनी में, जितनी अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स की रहेगी, उससे 1 रुपए ज्यादा वो नहीं देगा। परपेचुअल सक्सेशन, सेक्शन 9, परपेचुअल सक्सेशन, ठीक है, क्या बोला गया है कि कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो जिंदा रहे ना रहे, रहे या ना रहे, कंपनी चलती रहेगी। मेंबर्स खत्म हो जाए, रहे ही नहीं, छोड़ दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी विल गो ऑन, ठीक है, कंपनी विल गो ऑन बियॉन्ड द लाइव्स ऑफ इट्स मेंबर्स। ओके। ट्रांसफरेबल शेयर्स, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स हमने पढ़ लिया था। उसमें क्या था? उसमें क्या था कि शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी और द प्रोविजंस ऑफ द कंपनी। सिर्फ एक प्राइवेट कंपनी जिसमें रेस्ट्रिक्शंस रहता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स का, बाकी सब जगह पे फ्रीली ट्रांसफरेबल रहते हैं शेयर्स। सेपरेट प्रॉपर्टी, कंपनी अपने नाम में प्रॉपर्टी सेपरेटली होल्ड कर सकती है, इट कैन होल्ड एंड ओन प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम, ठीक है, पढ़ चुके हैं हमें ऑलरेडी। ओके। उसके बाद आ रहा है कैपेसिटी टू स्यू, कैपेसिटी टू स्यू, एज अ ज्यूरिस लीगल पर्सन अ कंपनी कैन स्यू इन इट्स नेम एंड बी स्यूड बाय अदर्स, ठीक है, पता है क्या, कैपेसिटी टू स्यू एंड बी स्यूड, ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद आता है फ्लेक्सिबिलिटी टू ऑटोनॉमी, company has autonomy to form its own policies and implement them। आप मुझे 1 मिनट दीजिएगा ना। यस, हाँ, चलो हम ये कंप्लीट करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑटोनॉमी, फ्लेक्सिबिलिटी, बस यही जो एक पॉइंट है वो हमने अभी तक नहीं पढ़ा है। उसका मतलब ये है कि कंपनी जो है वो खुद के रूल्स बना सकती है, खुद की पॉलिसीज बना सकती है, ठीक है, कंपनी जो है, जो कंपनी है, इट कैन मेक इट्स ओन रूल्स, पॉलिसीज, ठीक है, सॉरी, प्रोसीजर्स, ये सब बना सकती है अपने, ठीक है, ये सब बना सकती है प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड क्या, प्रोवाइडेड इट फॉलोज कंपनीज एक्ट। सबसे पहले तो कंपनीज एक्ट सबसे बड़ा होता है, उसके उसके ऊपर जाके कुछ नहीं कर सकते, उसके ऊपर जाके कुछ नहीं कर सकते। कंपनीज एक्ट में जो दिया है उसके दायरे में रह के आप अपनी रूल्स एंड पॉलिसीज प्रोसीजर्स बना सकते हो। आपके जो एमओए और एओए में लिखा हुआ है उसके दायरे में आप रह के काम कर सकते हो, कंपनी उसके दायरे में रह के काम कर सकती है, बट उससे ऊपर जाके कोई रूल्स अपने लिए नहीं बना सकती अलग से। जो कंपनीज एक्ट दिया है वो भगवान है, वो भगवान है कंपनी का, ठीक है, जो कंपनीज एक्ट ने बोला है उसके अंदर रह के आप रूल्स बना सकते हो, उसे ऊपर नहीं जा सकते। द कंपनी फॉर्म द कंपनी फॉर्म disassociates ownership and control, promotes प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड एफिशिएंसी, ठीक है। कंपनी के केस में क्या होता है, एक तो आपने ये समझ लिया कि कंपनी अपने खुद के रूल्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स बना सकती है, उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, प्रोवाइडेड कि वो फॉलो कर रही है कंपनीज एक्ट को, एमओए को और एओए को, ठीक है। दूसरी चीज क्या हो रही है कि जो कंपनी है, जो कंपनी है वो ओनरशिप एंड कंट्रोल को सेपरेट कर देती है, ओनरशिप एंड कंट्रोल को सेपरेट कर देती है। क्या ओनर्स कौन है, ओनर्स कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स हो गए, ठीक है, शेयर होल्डर्स मेंबर्स हो गए, ये ओनर्स माने गए हैं। एंड कंट्रोल किसके पास है, डायरेक्टर्स के पास कंट्रोल होता है, डायरेक्टर्स के पास कंट्रोल होता है, वो डिसीजन मेकिंग करते हैं, वो डे टू डे काम करते हैं, डायरेक्टर्स करते हैं। तो इससे क्या हुआ, डायरेक्टर्स प्रोफेशनल्स हो गए, प्रोफेशनल मैनेजमेंट हो गया। तो कंपनी की में इसलिए ज्यादा प्रोफेशनल मैनेजमेंट और एफिशिएंसी रहती है क्योंकि ओनरशिप किसी और के पास है, कंट्रोल किसी और के पास है, ओनरशिप किसी और के पास है, कंट्रोल किसी और के पास है,
कंपनी ओनरशिप और कंट्रोल को डिवाइड कर देती है, सेपरेट आउट कर देती है। ओके, ओनरशिप किसी और के पास है, कंट्रोल किसी और के पास है। बाकी सब आप देखोगे सोल प्रोप्राइटरशिप में, पार्टनरशिप में, ओनरशिप और कंट्रोल एक ही इंसान के पास रहता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में पार्टनर्स के पास ओनरशिप और कंट्रोल रहता है ना, वहां पे कोई सेपरेट नहीं होता ओनरशिप और कंट्रोल। मैनेजमेंट और ओनरशिप दोनों एक ही के पास रहती है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपनी ने खुद ही ओनरशिप और कंट्रोल को सेपरेट आउट कर दिया है। ठीक है, शेयर होल्डर्स अलग है, डायरेक्टर्स अलग है। दिस इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑटोनॉमी। ओके, तो ये समझ में आ गया। एडवांटेजेस वही हैं जो हमारे फीचर्स थे, वही एडवांटेजेस थे। आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इट अगेन। ठीक है, अब पहले जाके पढ़ सकते हो, है ना। पूरा फीचर्स हमने पढ़ा भी है एंड उसको लिखा भी है। ओके, फिर बात आती है लिमिटेशंस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। लिमिटेशंस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कि इनकॉर्पोरेशन करवा तो लिया बट उसके कुछ लिमिटेशंस भी तो होने चाहिए, है ना। हर चीज का ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ अच्छा ही हो, उसकी कुछ गलत आदतें भी तो होती है ना। एवरी कॉइन हैज टू साइड्स जो हम बोलते हैं। और आज के जमाने में जो इंसान अच्छा है उसमें कुछ ना कुछ बुराई भी होती है। तो जब एक कंपनी में एक इंसान बन रही है, आर्टिफिशियल पर्सन बन रही है, तो उसमें भी तो कुछ बुराइयां होंगी ना। तो क्या बुराइयां हैं, लेट्स सी। पहले एक ओवरव्यू लेते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहला है फॉर्मेलिटीज एंड एक्सपेंसेस। एक कंपनी बनाने में एक कंपनी बनाने में इतनी सारी फॉर्मेलिटीज लगती हैं, इतने सारा खर्चा होता है। कंपनी इज नॉट अ चीप अफेयर। ठीक है, इट इज नॉट अ चीप अफेयर। आपको करने के लिए बहुत एक्सपेंस करना पड़ेगा। कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराने के लिए बहुत एक्सपेंस करना पड़ता है, कंपनी को बनाने के लिए बहुत एक्सपेंस करना रहता है। फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा होती है। एज अ कंपनी सेक्रेटरी हमारा काम ही है वो फॉर्मेलिटीज करवाना। हमारा काम ही वो फॉर्मेलिटीज कराना है। 100 प्रकार के लॉ होते हैं, 100 प्रकार के रजिस्ट्रेशन होते हैं। ठीक है, हर रजिस्ट्रेशन का एक अलग एक्सपेंस होता है। ये सब कुछ कंपनी को करवाना पड़ता है टू गेट लीगल एनफोर्सिबिलिटी इन द मार्केट, है ना। सो प्रोप्राइटरशिप में नहीं रहता। ज्यादा से ज्यादा आप एक जीएसटी नंबर लेते हो, वो भी तब लेते हो जब आपका 40 लाख के ऊपर टर्नओवर जाता है गुड्स में, एंड 20 लाख का सर्विसेज में। तब जाके आप जीएसटी लेते हो। जीएसटी आपके मैंडेटरी तब होता है। उसके पहले अगर आपको लेना है, दैट इज वॉलेंट्री। आप चाहो तो ले सकते हो, नहीं नहीं चाहो तो ले नहीं सकते। तो जब तक वो लिमिट क्रॉस नहीं होती तब तक जीएसटी भी आपके ऊपर नहीं आता, तो आप बिना उसके काम कर सकते हो, बिना उसके काम कर सकते हो। ऑफ कोर्स अगर आप फूड बिजनेस कर रहे हो तो आपको फूड लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप मेडिसिन का बिजनेस करो तो आपको ड्रग लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये सब लाइसेंसेस होते हैं बट दे आर लाइक वेरी फ्रेंडली, यूजर फ्रेंडली, और बहुत आसानी से मिल जाते हैं। बट उसमें और कोई फॉर्मेलिटीज नहीं होती। बट एक कंपनी बनाने के लिए पूरी फॉर्मेलिटीज लगती है। अ नॉर्मल पर्सन कैन नॉट सिट एट होम एंड क्रिएट अ कंपनी। उसके लिए उसको कंपनी सेक्रेटरीज के पास जाना पड़ेगा, कंपनी इनकॉर्पोरेट करवानी पड़ेगी, है ना। वो होता है। तो इसलिए फॉर्मेलिटीज और एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है। ये एक पहला लिमिटेशन है। उसके बाद कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर्स। जब एक कंपनी बनती है तो सिर्फ बनाना ही काम नहीं है। अब जब जब जो कंपनी काम करेगी वो उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अपना डे टू डे एक्टिविटी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। हर चीज डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। आपका बैलेंस शीट, P&L, आपके फाइनेंशियल्स क्या थे, आपने क्या क्या डिसीजंस लिए वो बताना पड़ेगा। ठीक है, आपने कैसे काम किया है वो बताना पड़ेगा, आपका प्रोसीजर क्या था वो बताना पड़ेगा। हर चीज आपको जाके बतानी पड़ती है। जिससे क्या एक बेनिफिट किसका है, बेनिफिट है पब्लिक का। क्योंकि आप अगर पब्लिक में अपने शेयर्स लिस्ट करते हो, पब्लिक आपकी शेयर्स में डील कर रही है, सो दे नीड समथिंग टू नो अबाउट द कंपनी। दैट इज वाई कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर्स बहुत ज्यादा होते हैं। वही काम है कंपनी सेक्रेटरी का, ये हमारा काम है। जो उसके लिमिटेशंस है ना वो हमारे काम है ना, वो जो उसके लिमिटेशंस है ना वो हमारे काम है। जो ये लिमिटेशंस बता रहे हैं फॉर्मेलिटीज का, वो सारा हमारा काम है। ठीक है, अ लेमैन कांट डू इट। कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर्स, अ लेमैन कांट डू इट। वी स्टडी इट, वी नो इट, वी डू इट। ठीक है, उसके बाद आता है सेपरेशन ऑफ कंट्रोल एंड ओनरशिप। नाउ हाउ इट इज लिमिटेशन, बिकॉज ओनरशिप अलग है, कंट्रोल अलग है ना। मतलब ओनर्स डू नॉट हैव द होल कंट्रोल ऑफ द कंपनी। ओनर्स जो चाहे वो नहीं कर सकते। ठीक है, जो उनके मन में है वो नहीं कर सकते। दे हैव टू ऑथेंटिकेट इट, दे हैव टू गेट ऑथराइज्ड, है ना, बिफोर डूइंग एनीथिंग। कोई भी चीज अगर कंपनी में करनी होती तो 10 लोगों का ओपिनियन, कंसेंट चाहिए रहता है।
है ना? वो कंसेंट भी आप बाद में भी समझोगे कैसे क्या होता है। हर एक डिसीजन पास करने के लिए रिजोल्यूशन लगता है। हर एक डिसीजन पास के लिए रिजोल्यूशन लगता है। और उस रिजोल्यूशन में दिया हुआ है कि कितने लोग अगर एक्सेप्ट करेंगे तब जाके वो रिजोल्यूशन पास होगा, तब जाके वो डिसीजन पास होगा। सो दैट इज वाई एक लेंदी प्रोसेस बन जाती है कि आप कुछ डिसीजन लेते हो तो भी उसमें ओनरशिप का कोई मतलब नहीं है। आप खुद जाके एज अ ओनर वहां पे डिसीजन नहीं ले सकते। यू हैव टू ask, you have to talk to, you have to have a discussion with all the board of directors of all the members, है ना? फिर ग्रेटर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आप कंपनी बन चुके हो, अब आप कंपनी बन चुके हो, जब आप एक कंपनी बन जाती है तो उसकी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी की तरफ भी आती है, सोसाइटी की तरफ भी आती है। ठीक है, कंपनी सोसाइटी के लिए भी वर्क करती है। ऐसा नहीं कि वो सोसाइटी को हटा दे और सिर्फ अपने प्रॉफिट मेकिंग पे काम करे। आज की डेट में वो चीज नहीं होती। नाउ कंपनी हैज टू वर्क फॉर द सोसाइटी ऑल्सो, फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी ऑल्सो। जैसे कि मैं अगर सोल प्रोप्राइटरशिप हूँ तो मैं सोसाइटी के बारे में नहीं सोचूंगी। मैं बस अपना प्रॉफिट प्रॉफिट मेकिंग का सोचूंगी कि मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है, भाड़ में गई सोसाइटी। ऐसा आप कंपनी में नहीं सोच सकते। तो कंपनी में यू आर नाउ यू हैव द ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नाउ यू हैव द बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए अब एक कंसेप्ट आ चुका है, काफी टाइम से है बट अब बहुत ज्यादा आ गया, विच इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सोसाइटी के लिए कितना कर रहा है। उसमें एक मैंडेटरी लिमिट आ चुकी है 2% की ऑफ द नेट प्रॉफिट्स। बट वो अब बाद में पढ़ोगे वो चीज को, अभी आपको इतना समझने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये समझो कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है। तो दैट इज काइंड ऑफ अ डिसएडवांटेज फॉर द कंपनी। ठीक है। फिर ग्रेटर टैक्स बर्डन इन सर्टन केसेस, कुछ केसेस में टैक्स बर्डन जो है आपके ऊपर ज्यादा रहेगा, बट एज कंपेयर टू इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स का कम रहता है, उनका स्लैब रेट के हिसाब से रहता है। कंपनी में, कंपनी में जो टैक्स रेट है वो फ्लैट रेट पे लगता है कि ये 25% तो 25% ही। बट आपका स्लैब रेट जाते हैं तो स्लैब रेट इंडिविजुअल्स का कैसे दिखता है, 5%, 10%, 15%। तो आपकी इनकम की वजह से वो काउंट होता है, इनकम से काउंट होता है, ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। बट कंपनीज के केस में वो चीज नहीं होती। तो टैक्स बर्डन भी बढ़ सकता है इन सर्टेन केसेस। ओके। उसके बाद डिटेल्ड वाइंडिंग अ प्रोसीजर। कंपनी स्टार्ट करना भी उतना ही महंगा है, उतना ही फॉर्मेलिटीज लगती है। कंपनी को वाइंड अप करना भी उतना ही डिफिकल्ट होता है। ठीक है, उतना ही डिफिकल्ट होता है, थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा होता है। ऐसा नहीं कि आपने आज सोचा और आज के आज अपने कंपनी बंद कर दी। यू कांट डू दैट। अगर आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट कराई है तो कंपनी को वाइंड अप करना भी इज अ बिग प्रोसीजर। ऐसे ही वाइंड अप नहीं होगी वो। आपको उसके लिए पूरा प्रोसेस जो है वाइंड अप का वो फॉलो करना पड़ता है, विच इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ठीक है, उसको भी धीरे धीरे कम कर रहे हैं कि कम जल्दी जल्दी उसको वाइंड अप कर सके। फास्ट ट्रैक पे भी आने लगे हैं बहुत चीजें। बट स्टिल इट इज मोर एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग एज कम्पेयर टू पार्टनरशिप फॉर्म्स एंड एज कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप। पार्टनरशिप तो एक पार्टनर अगर निकला तो पूरी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, फिर दूसरी पार्टनरशिप बनती है ना? दैट इज हाउ इजी इट्स गेट टू वाइंड अप अ पार्टनरशिप। बट कंपनी के केस में वो नहीं होता। ओके, समझ में आए लिमिटेशंस क्या क्या है? नाउ क्या हम रीड करें अभी कि हम इसको नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ें अभी? क्या हम इसको रीड करें कि नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ें? व्हाट डू यू से? व्हाट डू यू से? क्या हम इसको रीड करें? चलो अब इसको 10 मिनट लेके रीड कर ही लेते हैं, 10 मिनट लेके रीड कर ही लेते हैं। पहला था फॉर्मेलिटीज एंड एक्सपेंसेस। ओके। Incorporation is coupled with complex, cumbersome, detailed legal formalities involving considerable time and energy. बहुत ही कॉम्प्लेक्स, cumbersome, detailed formalities है जिसमें टाइम कंज्यूमिंग होती है। Elaborate procedures have been laid down to deter persons who are not serious about doing business. किस लिए होता है कि elaborate procedure क्यों है कि वो इंसान जो बिजनेस करना ही नहीं चाह रहा वो इतनी फॉर्मेलिटीज देख देख के परेशान हो जाएगा एंड खुद ही पीछे हट जाएगा। बट जो एक्चुअली सीरियस है वही बिजनेस करेगा कंपनी में जाके, है ना? वही बिजनेस करेगा। नहीं तो दूसरा पर्सन छोड़ेगा, सोचेगा छोड़ो ना, हमें कंपनी में करना ही नहीं, तो वो इनकॉर्पोरेट करेगा ही, है ना? जो सीरियस नहीं है उसको वहीं पे ही हटा दो। After incorporation, affairs must be conducted strictly in accordance with the legal provisions. एक बार incorporation हो गया तो जो legal provisions है उसके हिसाब से ही आप काम कर सकते हो। Strictly आप वहां पे leniency नहीं दिखा सकते। Various returns documents required to be filed with the registrar of company, जिसको हम अब से बोलेंगे ROC, है ना?
सम periodically एंड सम ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। बहुत सारे रिटर्न्स, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन आपको करने पड़ते हैं, फाइल करने पड़ते हैं आरओसी के साथ, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ, है ना। एंड वो पीरियोडिकली भी होता है, कुछ कुछ इवेंट्स के ऊपर भी होता है। ओके, अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो समझना, वो आपको धीरे धीरे बाद में समझ में आएगा। ओके, सर्टेन बुक्स एंड रजिस्टर्स आर कंपलसरी टू बी रिक्वायर्ड। बुक्स और रजिस्टर भी मेंटेन करने रहते हैं, जो कि कंपलसरी मेंटेन करने रहते हैं। रिटर्न्स एंड डॉक्यूमेंट्स भी फाइल करना रहता है, जो कि कंपलसरी होता है फाइल करना आरओसी से। अप्रूवल एंड सैंक्शन लेना पड़ता है एनसीएलटी और एनसीएलटी का। एनसीएलटी और एनसीएलटी क्या है? एनसीएलटी इज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एंड एनसीएलएटी इज नेशनल कंपनी लॉ अपीलिएट ट्रिब्यूनल। ठीक है, ये कोर्ट माने जाते हैं कंपनी के। कंपनी केसेस यहीं पे जाते हैं, कंपनी केसेस इसी ट्रिब्यूनल्स में जाते हैं, एनसीएलटी में। और उसके बाद जो अपील है वो एनसीएलटी में जाती है। सिंपल भाषा में समझ में आया? एनसीएलटी और एनसीएलटी क्या होता है? वो कंपनी के लिए कोर्ट्स है, कंपनी के लिए कोर्ट्स है। कंपनी के ऊपर कोई भी केस है, कंपनी को किसी के ऊपर केस करना है, किसी कंपनी में करना है, तो वो एनसीएलटी में जाती है। ठीक है, तो अप्रूवल सेक्शन, बहुत सारे सैंक्शंस वगैरह लेने पड़ते हैं अप्रूवल एनसीएलटी से, गवर्नमेंट से, कोर्ट से, आरओसी से, अदर अप्रोप्रिएट अथॉरिटी जो भी होंगी उनसे, फॉर सर्टेन कॉर्पोरेट एक्टिविटीज जैसे कि मीटिंग, अकाउंट्स, ऑडिट, बोरोइंग्स, लेंडिंग, इन्वेस्टमेंट, इशू ऑफ कैपिटल, डिविडेंड्स, ये सब का सैंक्शन अप्रूवल लेना पड़ता है। इन सब का सैंक्शन अप्रूवल लेना पड़ता है, जो कि इतनी छोटी छोटी चीज है। अकाउंट्स मेंटेन करना, लेंडिंग करना, इन्वेस्टमेंट करना, कैपिटल इशू करना, डिविडेंड्स डिविडेंड्स के लिए, सबके लिए लेना पड़ता है, सारे कॉर्पोरेट एक्टिविटीज के लिए। Any breach of legal provisions is followed by severe penal consequences। अगर आप ब्रीच करते हो तो आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। अगर आप ब्रीच करते हो कोई भी प्रोविजंस को, तो आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। Other forms of business organizations are comparatively free from these legal complexities and procedural formalities। ठीक है, ये तो मैंने बताया था कि अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस जैसे कि प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप है, दे आर फ्री फ्रॉम दीज कॉम्प्लेक्सिटीज एंड उसमें प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज भी नहीं होती है। फिर आता है कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर की बारी। Notwithstanding the elaborate legal framework designed to ensure maximum disclosures of corporate information, the members of a company have comparatively restricted accessibility to its internal management and day-to-day administration of corporate working। ठीक है, मेंबर्स भी डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में इतना ज्यादा नहीं घुसते, वहां पे इंटरनल मैनेजमेंट में इतना ज्यादा नहीं घुसते, उनको भी रेस्ट्रिक्टेड रहता है। ठीक है, वो डायरेक्टर्स काम कर रहे हैं वहां पे, जहाँ पे उनकी जरूरत नहीं है वहां पे उनकी जरूरत नहीं होती। एंड डिस्क्लोजर्स तो आपको करने ही है, मैक्सिमम डिस्क्लोजर्स आपको देने ही पड़ते हैं एज पर लीगल फॉर्मेलिटीज के हिसाब हिसाब से, है ना। फिर आता है सेपरेशन ऑफ कंट्रोल एंड ओनरशिप। Member of a company are not having as effective and intimate control over its working as one can have in the other forms of business organization as a partnership firm। जो मेंबर है वो ओनर है, मेंबर जो है उसके पास भी उतना कंट्रोल नहीं होता है द वर्किंग ऑफ द कंपनी। This is particularly so in big companies where the number of members is too large to exercise any effective control over day-to-day affairs। समझो, रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स, मतलब कि ओनरशिप, ओनरशिप का एक हिस्सा, वो डील होता है लिस्टेड 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 रहता है स्टॉक एक्सचेंजेस में। ठीक है, आप शेयर मार्केट में जाके कंपनी का शेयर खरीद सकते हो, मतलब आप कंपनी के पार्ट ओनर बन गए, पार्ट ओनर बन गए। अगर हम बोले कि आपके पास 5 शेयर है रिलायंस इंडस्ट्रीज के, अब आप ओनरशिप में डिसीजन ले सकते हो, क्या ये सही रहेगा? कोई भी आके डिसीजन नहीं लग जाएगा कंपनी में आके, क्योंकि सबके पास शेयर्स है। वो तो डील हो रहे हैं ना ऑनलाइन मार्केट में, है ना। आप उस पर डील कर सकते हो। अगर ओनरशिप और कंट्रोल को अलग नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? कंट्रोल किसके पास है? वहां के डायरेक्टर्स के पास है, वो सारी चीजें करते हैं। ओनर्स तो कितने सारे हैं, टू लार्ज, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, नंबर ऑफ वेयर द नंबर ऑफ मेंबर्स इज टू लार्ज टू एक्सरसाइज एनी इफेक्टिव कंट्रोल। एक इफेक्टिव कंट्रोल हो ही नहीं सकता, कंपनी ऐसी चलते हो जाएगी, चलते चलते पागल हो जाएगी। ठीक है, लोग पागल हो जाएंगे वहां के, कंपनी पागल हो जाएगी, चल ही नहीं पाएगी, क्योंकि इतने ज्यादा लोग हैं। करोड़ों लोग हैं ऑलरेडी, बिलियंस ऑफ पीपल है इंडिया में, कितने लोगों के पास रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर होंगे, वो पार्ट ओनर होंगे कंपनी के। तो क्या वो जा जाके ओनरशिप में अपना बोलेंगे कि हम ओनर है, हम डिसाइड करेंगे कंपनी कैसे चलेगी? दैट इज नॉट द केस ना, दैट इज वाई इट इज इम्पोर्टेंट कि ओनरशिप और कंट्रोल को सेपरेट रखें। पर जिन लोगों को अपनी कंपनी का पूरा कंट्रोल चाहिए, अपने बिजनेस का पूरा कंट्रोल चाहिए, उनके लिए चीज नहीं है, उनके लिए कंपनी नहीं है। ठीक है, उनके लिए फिर प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप ही है।
So no member can act in his individual capacity for and on behalf of the company. Member are neither the owners nor the agents of the company. अभी तक समझते हुए आ गए हैं हम ये चीज, है ना? हमारी रगों में आना चाहिए ये बात के मेंबर्स ना तो ओनर्स होते हैं ना तो एजेंट्स होते कंपनी के, ठीक है? वो वो कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं ऐसे अपने ही इंडिविजुअल कैपेसिटी, ओके? दे कांट टेक डिसीजन ऑन द इंडिविजुअल कैपेसिटी. द पोजीशन ऑफ ओनरशिप एंड मेंबर इज मोर पैसिव इन नेचर. पैसिव का मतलब होता है कि वो एक्टिव नेचर में नहीं रहता ओनरशिप वहां पे, कि आप ओनर हो तो आप कंट्रोल ले सकते हो, आप डिसाइड कर सकते हो. आपका मोर ऑफ पैसिव नेचर की तरह आप काम कर रहे हो वहां पे, है ना? एक पैसिव नेचर की तरह आप वहां पर हो. फिर आती है बात ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी की, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की. Having regard to the enormous powers wielded by the companies and the impact they have on the society, companies are called upon to show greater social responsibility in their working, subject to greater control and regulation than the other forms of business organization. क्योंकि आपके ऊपर इतनी फॉर्मेलिटीज है, इतना डिस्क्लोजर आपने किया हुआ है, इतना सब कुछ करने के बाद आपने कंपनी बनाई है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, आपके पास पावर ज्यादा है ना? आपके पास ज़्यादा पावर है, इतनी पावर के साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती हैं, विथ ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो बोलते हैं ना? सो अगर आपके पास पावर भी है एज़ अ कंपनी, तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है टू गिव इट बैक टू द सोसाइटी, ओके? फिर आती है बात ग्रेटर टैक्स बर्डन इन सर्टेन केसेस. अ कंपनी इज लायबल टू टैक्स विदाउट एनी मिनिमम टैक्सेबल लिमिट एज इज प्रिस्क्राइब्ड इन द केस ऑफ रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म्स एंड अदर्स. कंपनी के ऊपर टैक्स लायबिलिटी रहती है विदाउट एनी मिनिमम मिनिमम टैक्सेबल लिमिट. कंपनी के ऊपर कोई मिनिमम टैक्सेबल लिमिट नहीं होती है, ठीक है? जितना पैसा कमाया उतने पे आपको भरना पड़ता है टैक्स, है ना? A company has to pay income tax on the whole of its income at a flat rate, whereas others are taxed on graduated scale or slab system. Although partnership firm में भी flat rate रखता है 30% का, but still यहाँ पे बोला जा रहा है कि कंपनी के ऊपर भी फ्लैट रेट लगता है इनकम टैक्स में, तो उनको फ्लैट रेट देना पड़ता है. ऑल्सो सोल प्रोप्राइटरशिप में यहाँ हम कंपेयर कर सकते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप में जब इंडिविजुअल के ऊपर इनकम टैक्स लगता है तो स्लैब रेट में लगता है 5%, 10% और 0% भी है 12 lakhs तक अभी तक, तो है ना? So that's the case. These tax implications may direct the adoption of partnership form of business organization at the initial stage, converting into a company later, when a tax implication may be more favorable because of the size of the organization and its scale of operations. तो जब आप छोटे कंपनी हो ना, तो आपको टैक्स बर्डन ज्यादा लगेगा. तो आप क्या करो उस टाइम पे पार्टनरशिप फॉर्म में आ जाओ. पार्टनरशिप फॉर्म में आ जाओ एंड फिर क्या करो, पार्टनरशिप फॉर्म में एक बार आ गए ना, तो उसके बाद आप एक काम कर सकते हो कि जब आपकी कंपनी ग्रो करने लग जाए, बिजनेस बड़ा होने लग जाए, तब आप उसको कंपनी में कन्वर्ट कर दो. कंपनी में कन्वर्ट कर दो. जब आप बड़े हो जाओगे तो आपको टैक्स बर्डन कम लगेगा, बिकॉज ऑफ द साइज एंड स्केल ऑफ योर ऑपरेशन, है ना? फिर आता है डिटेल्ड वाइंडिंग अप प्रोसीजर. द एक्ट प्रोवाइड्स elaborate and detailed procedure for winding up of a company, which is more expensive and time consuming than that which is applicable to the other forms of business organization. जब बर्थ होने में ही इतनी फॉर्मेलिटीज लगी, तो जब डेथ हो रही है कंपनी के, तो वाइंड अप होने के टाइम पे भी बहुत लंबा प्रोसीजर दिया गया है. पढ़ोगे वो चीज भी आप नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव में पढ़ोगे, तो बहुत ही लंबा प्रोसीजर है वाइंड अप करने का भी, बहुत ही लंबा प्रोसीजर है वाइंड अप करने का. ओके, सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ अ कंपनी. दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ अ कंपनी, है ना? हमने एडवांटेजेस लिमिटेशंस पढ़ लिए, फीचर्स पढ़ लिए. नाउ वी आर लाइक बहुत आगे पहुंच चुके हैं. इसके बाद लिफ्टिंग एंड पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक है. इट्स वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक. मजा आ जाएगा ये पढ़ने में, है ना? मजा आ जाएगा, मतलब दिमाग खुल जाएगा ये पढ़ने के बाद. ये जब हम पढ़ेंगे उसके बाद हम आ जाएंगे कंपनीज के ऊपर. उसके बाद हम आएंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज पे. उसके बाद हम आ जाएंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज पे. ओके, देन टाइप्स ऑफ कंपनीज चलेगा. फिर कंपनी के बाद बहुत सारी टाइप्स ऑफ कंपनीज होती हैं. ये सारी टाइप्स ऑफ कंपनीज हम पढ़ लेंगे अच्छे से. उसके बाद उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ जाएंगे, मेंबर्स आ जाएंगे हमारे पास, है ना? फोरम क्या होता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कौन होते हैं, स्मॉल शेयर होल्डर्स क्या होते हैं. सो ये सब चीजें हम पढ़ेंगे, मजा आएगा. बहुत कुछ चीजें हैं. बहुत बड़ा है कंपनी लॉ, है ना? बहुत ही बड़ा है कंपनी लॉ, बहुत लेयर्स हैं इसमें. तो इट विल बी फन. इट विल बी फन. यू विल अंडरस्टैंड, यू लर्न समथिंग न्यू.
है ना? एज अ कंपनी सेक्रेटरी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू कि कंपनी लॉ पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो यस, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।